कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत का तीसरा भाग बताऊंगी। इसके पहले भाग में आपको मैंने अरबों का भारत पर आक्रमण बताया है और आज मैं आपको बताऊंगी भारत पर अरबों व तुर्कों के आक्रमण का प्रभाव। तो चलिए अब बताते हैं आपको भारत पर अरबों व तुर्कों के आक्रमण के क्या प्रभाव थे। भारत पर शताब्दियों से अनेक विदेशी होते आते रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारी शक, हूण, कुषाण, पार्थियन आदि के रूप में भारत आए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु प्राचीन कालीन आक्रमणकारियों और पूर्व मध्यकालीन आक्रमणकारियों में यह मतभेद था कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में समाहित हो गए, परंतु तुर्क आक्रमणकारियों ने अपने प्रभाव को बनाए रखा। तुर्कों ने अपने प्रभाव से धर्म ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। इस रूप में यह आक्रमण पहले के आक्रमणों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरब व तुर्क आक्रमणों के प्रभाव। भारत में अरबों व तुर्कों के आक्रमणों के प्रभाव को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तत्कालीन प्रभाव और दूसरा है दूरगामी प्रभाव। तो अरब व तुर्क आक्रमण का तत्कालीन प्रभाव इस प्रकार है, जिसमें पहला है इस्लाम का प्रसार। इसमें आप लिख सकते हैं, अरबों व तुर्कों में नया धार्मिक जोश था और उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए ही भारत पर आक्रमण किया था। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम का बड़ी तेजी से प्रसार करना शुरू कर दिया था। आक्रमणकारियों ने अनेक लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। इसके प्रभाव में आकर अनेक हिंदुओं ने इस्लाम धर्म में दीक्षा ली। और दूसरा है जन धन की हानि। इसमें गजनबी ने भारत पर 1000 से 1025 ईस्वी में अनेक बार आक्रमण किए, जिसमें सभी में वह विजयी रहा। महमूद के इस आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ से वह अपार संपदा ले जाने में सफल रहा। अनेक मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। नालंदा और विक्रमशिला के मठों को आग लगवा दी। दोनों आक्रमणों में भारत को जन धन की हानि उठानी पड़ी। और तीसरा है भारतीय समाज की दुर्बलता का प्रदर्शन। इसमें महमूद के आक्रमणों ने भारतीय समाज की दुर्बलता का पर्दाफाश कर दिया। भारत का राजनीतिक संगठन इतना कमजोर हो चुका था कि यह महमूद के आक्रमणों का सामना करने में अक्षम हुआ। भारतीय समाज की यह कमजोरी की भगवान उनकी रक्षा करेंगे सोमनाथ के मंदिर में उभरकर सामने आई। सामंतवादी प्रणाली पर खड़ा समाज भारतीयों को आपस में जोड़ने में असफल रहा। और चौथा है भारतीयों की राजनीतिक दुर्बलता। इसमें तुर्क आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, लेकिन एक भी आक्रमण में भारतीयों ने उसका मिलकर सामना नहीं किया।
और पांचवा है कमजोर युद्ध नीति। इसमें तुर्क आक्रमण के समय भारतीयों की कमजोर युद्ध नीति का पर्दाफाश हुआ। भारतीय शासक सेना में अधिकांश हाथियों का प्रयोग करते थे, जबकि तुर्कों के पास अश्व सेना अधिक थी। अश्व हाथियों की तुलना में अधिक तेजी व फुर्ती के साथ मुड़ सकता था। इसके अतिरिक्त भारतीयों का सैन्य संगठन कमजोर था। तुर्कों के पास भारतीयों की तुलना में कम सेना थी, लेकिन वह नियोजित ढंग से बटी हुई थी। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में कम सेना होने पर भी युद्ध नीति का ठीक ढंग से संचालन करके वह अपनी सेना का नियोजित ढंग से बांटकर विजय प्राप्त की। और छठा है कला एवं साहित्य को आघात। गजनवी के आक्रमणों में भारतीय मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने की विशेषता उभर कर सामने आई। थानेश्वर, नागरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ में इमारतों, धर्मस्थलों और मंदिरों को तोड़ा। ये भव्य कला के नमूने और मूर्तियां सदा के लिए नष्ट हो गए। महमूद ने केवल मंदिरों और मूर्तियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह अनेक उच्च कोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके कृत्यों से भारतीय स्थापत्य कला पर बुरा असर पड़ा। और सातवां है भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना। इसमें तुर्क आक्रमणों से भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। गौरी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत के अंदरूनी भागों पर भी कब्जा कर लिया। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद तो उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, मथुरा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। तो ये तो थे तत्कालीन प्रभाव। चलिए अब आपको आगे दूरगामी प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो अरब व तुर्क आक्रमण के दूरगामी प्रभाव इस प्रकार है। इसमें पहला प्रभाव जो था वह है भारत में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना। इसमें पूर्व मध्यकाल में हर्ष की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। राजपूत शासक सामंतों पर निर्भर थे। दिल्ली के सुल्तान की शक्ति पहले के भारतीय राजाओं से भिन्न और अधिक थी। इस प्रकार छोटे छोटे भारतीय राजाओं के स्थान पर शक्तिशाली सल्तनत की स्थापना हुई। और दूसरा है सामंती व्यवस्था का पतन। इसमें तुर्कों के आक्रमण के बाद राजपूतकालीन सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। तुर्क शासकों ने मुख्य राजपूत सरदारों को उनके पद से हटा दिया। सामंतों को अब किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करने का अधिकार नहीं था। सारा अधिकार सुल्तान के हाथों में केंद्रित था। इससे इस काल में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण हुआ। और तीसरा है नई स्थापत्य कला का उदय। इसमें तुर्क आक्रमण के प्रभाव से भारतीय स्थापत्य कला में नए तत्वों का समावेश हुआ। तुर्क अपने साथ इस कला के फारसी तत्व लेकर आए। फारसी कला के भारतीय कला में मिल जाने से एक नई कला का उदय हुआ। इस कला की अपनी ही कुछ विशेषता थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण इसी कला से हुआ। इस नई स्थापत्य कला में चूना मिश्रित नए मसालों का प्रयोग भवनों के निर्माण में हुआ। इस नई तकनीक से इमारतों में दृढ़ता आई। और चौथा है जाति प्रथा पर प्रभाव। तुर्कों के आक्रमण ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी
प्रभावित किया। विशेष तौर पर इस्लामी समाज में एकता की भावना की गहरी छाप मौजूद थी। उसमें हिंदू समाज की भांति भेदभाव नहीं था। भारत में सल्तनत की स्थापना हो जाने पर भेदभाव और जातिवाद में कुछ हद तक गिरावट आई। अनेक कार्यों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। हिंदुओं ने जाति प्रथा के नियम और कठोर कर दिए। और पांचवा था शिक्षा और भाषा का प्रभाव। तुर्कों के आगमन से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे मदरसा प्रणाली कहते हैं। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय प्रणाली से भिन्न थी। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। इस्लाम में शिक्षक विद्यार्थी के घर जाकर भी शिक्षा प्रदान कर सकता था। तो ये हुई दूरगामी प्रभाव। तो चलिए अब आगे और आपको कुछ बताते हैं। तुर्कों के आगमन से भारत में फारसी भाषा का उदय हुआ। तुर्क शासकों ने अपने राज कार्यों में इस भाषा को प्राथमिकता दी। सैनिकों, संधियों और विद्वानों ने इस भाषा को भारत के अनेक स्थानों पर पहुंचाया। इस प्रकार देखते ही देखते भारतीय समाज का स्वरूप बदलने लगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।